हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। तो गाइज आज के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे नेट रेडिएशन हीट एक्सचेंज बिटवीन टू ब्लैक बॉडीज, बिटवीन टू नॉन ब्लैक बॉडीज। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम मेनली किस पे फोकस करेंगे। हम फोकस करेंगे नेट रेडिएशन हीट एक्सचेंज पे। इस पे जाने से पहले हम थोड़ा पहले का रिवाइज कर लेते हैं। तो कल के वीडियो में हमने क्या देखा था। कल के वीडियो में हमने देखा था वो था व्यू फैक्टर। और व्यू फैक्टर मैंने क्या बताया था, अगर आपको व्यू फैक्टर की जानकारी नहीं है तो आप ये वाली चीज नहीं कर सकते, यानी कि आज का कॉन्सेप्ट आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि जो भी सारे क्वेश्चन होंगे उनके अंदर आपको कहीं ना कहीं व्यू फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। जितने भी हीट एक्सचेंज के क्वेश्चन होंगे आगे आने वाली दोनों वीडियो में, तो वो किसके ऊपर डिपेंड होंगे, व्यू फैक्टर के। तो इससे के लिए आपको क्या है, आपको व्यू फैक्टर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और मैंने पिछले वीडियो में खूब डिटेल में बताया है, क्वेश्चन भी कराए हैं, वहां से जाके इसको आप ध्यान से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो हमने इसके बारे में देखा, इसकी प्रॉपर्टीज देखी थी, रेसिप्रोसिटी थ्योरम हमने देखी थी, वो सारी चीजें हमने देख ली थी। और इसके अंदर सबसे पहली चीज हमने जो व्यू फैक्टर में देखी थी, जो इम्पोर्टेंट थी, वो क्या थी, वो था हमारा अगर F12 लिखना था तो वो क्या होता था, Q डॉट 1 2, और कहां से निकला था, Q डॉट 1 से 2 पे जो गया अपॉन Q डॉट 1। और रेसिप्रोसिटी थ्योरम A1 F12 इज इक्वल टू A2 F21। ये दो चीजें मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई थी, इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं नेट रेडिएशन हीट एक्सचेंज बिटवीन टू ब्लैक बॉडीज पे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होंगी, दो ब्लैक बॉडी होंगी, और दो ब्लैक बॉडी होंगी तो वहां पे क्या होगा, वहां पे हीट का एक्सचेंज होगा। तो मान लीजिए ये पहली बॉडी है आपके पास और ये बॉडी है दूसरी। ठीक है, यहां से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हीट का एक्सचेंज होगा। तो अगर इसका टेम्परेचर आप इसको ब्लैक बॉडी 2 माने, इसको मैंने नाम दे दिया ब्लैक बॉडी 2, और इसका टेम्परेचर हो गया T2A2, और यहाँ पे इसका 1 है तो ये क्या हो गई T1A1। ठीक है, और T1 हमने क्या बोल दिया, ग्रेटर देन है T2। अब यहाँ से आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, वो क्या है, वो है हमारे पास इसका भी कुछ टेम्परेचर है और इसका भी कुछ टेम्परेचर है। अब कुछ टेम्परेचर है किसी भी बॉडी का, तो हमने क्या बताया था, अगर कोई भी बॉडी है और उसका कोई भी टेम्परेचर है तो वहां पे वो बॉडी क्या करेगी, रेडिएशन इमिट करेगी। तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर है तो ये क्या करेगा, ये रेडिएशन करेगा, और इसका भी टेम्परेचर है तो ये क्या करेगा, रेडिएशन करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे T1 क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा T1 एजम्पशन हमने लिया है, T1 क्या है, ग्रेटर देन है किससे, T2 से। इसका मतलब जो ये वाली बॉडी है ये क्या करेगी, ये ज्यादा रेडिएशन करेगी, और ये वाली बॉडी क्या करेगी, बॉडी नंबर 2, ये कम रेडिएशन करेगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, Q डॉट 1 अगर आप लिखना चाहोगे तो वो क्या लिख सकते हो, रेट ऑफ रेडिएशन एनर्जी इमिटेड बाई बॉडी 1, ऐसा लिख सकते हो। बॉडी 1 से क्या हो रहा है, Q डॉट 1 निकल रहा है। और अगर आपको Q डॉट 1 2 लिखना है तो वो आप क्या लिखोगे, रेट ऑफ, या फिर आप लिखोगे रेडिएशन एनर्जी रेडिएशन एनर्जी इमिटेड, सॉरी, इंसिडेंट ऑन बॉडी 2 लिविंग फ्रॉम बॉडी 1। आई बात समझ में। अब यहां से क्या होगा, यहां से अगर कोई आपके पास क्या हो रही है, हीट जा रही है, हीट जा रही है, तो यहाँ पे जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे वो क्या हो जाएगी,
वो आपकी यहाँ से यहाँ जाएगी। अब इधर से तो जो हीट रिजेक्ट होगी वो तो है नहीं कि यहाँ पे आएगी घूम के यहाँ पे, कुछ यहीं पे जाके इससे टकराएगी। तो यहाँ पे जो इंसिडेंट होगी वो क्या लिख सकते हैं हम, क्यू डॉट 1 2। तो यहाँ से अगर आप क्यू डॉट 1 लिखेंगे तो क्यू डॉट 1 आपका क्या हो जाएगा, क्यू डॉट 1 हो जाएगा A1 सिग्मा बी T1 की पावर 4। ये हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या देखोगे, ये बॉडी आमने सामने रखी हुई है। अब हमने क्या देखा था, व्यू फैक्टर में हमारे पास क्या होता है, उतना ही पार्ट जाके सामने वाले की बॉडी पे टकराता है, कितना, जितना उसका व्यू फैक्टर है। यानी कि ये वाली बॉडी है, ये वाली बॉडी है इधर, मैंने बताया था पिछले वीडियो में। अब ऐसा तो ये वाला पार्ट ही यहाँ पे जाके टकराएगा, ऐसा तो है नहीं ये वाला ऐसे घूम के आके यहाँ टकराएगा। तो यहाँ से इसके लिए हम क्या निकालते थे, व्यू फैक्टर। और व्यू फैक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, F12, और वो क्या हो जाएगा, वो हमने मैंने अभी आपको बताया, Q डॉट 1 2 अपॉन Q डॉट 1, यानी कि 1 से निकला 2 पे टकराया अपॉन 1 से निकला, ठीक है। तो Q डॉट 1 2 क्या हो जाएगा, Q डॉट 1 2 यहाँ से आ जाएगा F12 Q डॉट 1, और इसको आप क्या लिख सकते हो, Q डॉट 1 2 इज इक्वल टू F12 A1 सिग्मा बी T1 की पावर 4। ऐसा लिखने में किसी को कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर हैं? यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कुछ नया नहीं आया है, यहाँ पे सारी चीजें पढ़ी हुई हैं आपने। सिमिलरली आप किसके लिए लिख सकते हो, बॉडी 2 के लिए, क्योंकि बॉडी 1 भी हीट का ट्रांसफर करेगी, रेडिएशन करेगी, क्योंकि इसका कुछ टेम्परेचर है, और ये वाली बॉडी भी करेगी क्योंकि इसका भी कुछ टेम्परेचर है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, Q डॉट 21, Q डॉट 21 है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, A2, और यहाँ पे F12 की जगह आएगा F21 सिग्मा बी T2 की पावर 4, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, नेट रेडिएशन हीट एक्सचेंज। तो वो क्या हो जाएगा, नेट रेडिएशन हीट एक्सचेंज, और वो हमारे पास आ जाएगा Q डॉट नेट इज इक्वल टू Q डॉट 1 2 माइनस Q डॉट 21। अब मैंने 1 2 पहले क्यों लिखा, क्योंकि T1 का टेम्परेचर ज्यादा है, ये क्या करेगा, ज्यादा रेडिएशन ट्रांसमिट करेगा। तो Q डॉट 1 2 लिखोगे पहले तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी, अगर Q डॉट 21 पहले लिख दोगे तो नेगेटिव आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो T2 टेम्परेचर है वो क्या है, कम है। आई बात समझ में? तो यहाँ से आप लिख सकते हो A1 F12 सिग्मा बी T1 की पावर 4 माइनस A2 F21 सिग्मा बी T2 की पावर 4। यहाँ से आपको एक चीज दिख रही है, वो क्या है, ये दोनों, ये क्या लगा सकते हो, रेसिप्रोसिटी थ्योरम, A1 F12 इज इक्वल टू A2 F21, कहाँ से, व्यू फैक्टर से, पिछली वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास Q नेट, और वो कितना आ जाएगा, A1 F12 हमने कॉमन ले लिया, सिग्मा बी हमने कॉमन ले लिया, T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4, या फिर आप क्या लिख सकते हो, A2 F21 सिग्मा बी T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4। इतनी बात समझ में आती है कि नहीं बताओ? और ये फॉर्मूला आपको क्या कर लेना है, दिल और दिमाग में बसा लेना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका नेट रेडिएशन हीट एक्सचेंज, जब क्या है, आपकी दो ब्लैक बॉडी हैं। तो A1 F12 सिग्मा बी T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4, ये क्या हो गया, आपका Q नेट हो गया, ठीक है। अब हमारे पास दो नई टर्म आती हैं, पहली टर्म है हमारे पास इरेडिएशन, और दूसरी टर्म है हमारे पास रेडियोसिटी। इरेडिएशन हमको क्या बोलता है, इरेडिएशन बोलता है, जिसको हम G से डिनोट करते हैं, टोटल रेडिएशन एनर्जी इंसिडेंट ऑन ए सरफेस पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। यानी कि हमारे पास क्या है, एक सरफेस है, और उस सरफेस पे क्या हो रही है, उस सरफेस पे यहाँ से मान लीजिए ये सोर्स है और कोई एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है,
यहाँ पे कोई सोर्स है, यहाँ से एनर्जी आ रही है, यहाँ पे कोई सोर्स है और यहाँ से क्या आ रही है, रेडिएशन एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका क्यू डॉट वन, इसको आप बोल दो क्यू डॉट टू, यहाँ पे बोल दो क्यू डॉट थ्री। यहाँ पे क्या हो रहा है, रेडिएशन एनर्जी आ रही है। तो टोटल एनर्जी इंसिडेंट, कितनी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है पर यूनिट टाइम और पर यूनिट एरिया पे, उसको आप क्या बोलते हैं, इररेडिएशन। और इसकी अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट आपके पास क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी वाट पर मीटर स्क्वायर, या फिर आप इसको लिख सकते हो जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और जी क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा आपका क्यू डॉट वन प्लस क्यू डॉट टू प्लस क्यू डॉट थ्री, जितनी भी आपके पास रेडिएशन एनर्जी आ रही है उसका आप सम कर दो, उसको क्या बोलते हैं, इररेडिएशन बोलते हैं। तो ये टर्म आपको पता होनी चाहिए कि इररेडिएशन होता क्या है। जैसे आपको किसी ने पूछ लिया इररेडिएशन क्या होता है, तो टोटल रेडिएशन एनर्जी इंसिडेंट ऑन इस सरफेस पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, उसको आप क्या बोलते हैं, इररेडिएशन बोलते हैं। फिर आता है आपके पास रेडियोसिटी, जिसको आप जे से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, टोटल रेडिएशन एनर्जी लिविंग, सिर्फ इंसिडेंट और लिविंग का फर्क है, बाकी सेम है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये क्या करेगा, ये एनर्जी को लीव करेगा, यानी कि इससे एनर्जी क्या होगी, इससे एनर्जी निकलेगी। आ रही है बात समझे, इससे एनर्जी क्या होगी, एनर्जी निकलेगी। और बाकी सब सेम है, इसकी यूनिट भी क्या होगी, वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टोटल रेडिएशन एनर्जी लिविंग फ्रॉम द सरफेस पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। अब देखते हैं आगे। आगे हमारे पास मान लीजिए ये क्या है, ये एक बॉडी है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कोई रेडिएशन इंसिडेंट हुई और उसका कुछ पार्ट वापस क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, और ये बॉडी भी क्या करेगी, अपना खुद का ट्रांसमिट करेगी। अब इसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, ये बॉडी हमारी क्या होनी चाहिए, ओपेक बॉडी होनी चाहिए। और ओपेक बॉडी है, ओपेक सरफेस है, तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा प्लस रो इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे ट्रांसमिटिविटी क्या होगी, 0 होगी। रिफ्लेक्टिविटी प्लस एब्जॉर्बिविटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और किरचॉफ लॉ से आप क्या लिख सकते हैं, किरचॉफ लॉ से आप क्या लिख सकते हैं, अगर कोई आपके पास सरफेस है कैसी, नॉन ब्लैक, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन होता है। तो यहाँ पे अगर एप्सिलॉन लिखोगे तो रो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या इंसिडेंट हो रहा है, इंसिडेंट होने को क्या बोलते हैं, इररेडिएशन, यानी कि जी इंसिडेंट हो रहा है और वापस रिफ्लेक्ट कितना हो रहा है, वो हो रहा है रो जी। ठीक है, रो क्या है आपकी रिफ्लेक्टिविटी, और जी क्या है, जितना इंसिडेंट हो रहा है उसका पार्ट, और ई क्या है आपका जो खुद से क्या हो रहा है, एनर्जी निकल रही है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप लिख सकते हो जे यानी टोटल लिविंग, टोटल लिविंग आपका कितना है, टोटल लिविंग है रो जी प्लस ई। ठीक है, अब नॉन ब्लैक बॉडी है तो ई को आप क्या लिखोगे, एप्सिलॉन ई बी, ऐसे ही निकालते थे। प्लस रो को आप क्या लिख सकते हो, यहां से 1 माइनस एप्सिलॉन और इंटू जी। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास क्या हुआ, नेट रेडिएशन हीट एक्सचेंज, नेट रेडिएशन हीट एक्सचेंज, और वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास जे माइनस जी, जे लिविंग माइनस आउट कमिंग। ठीक है, ये लिविंग है और ये क्या है, कमिंग है। तो यहां से क्या होगा, यहां से होगा जे माइनस एप्सिलॉन ई बी 1 माइनस एप्सिलॉन। तो यहाँ पे क्या होगा, जे एप्सिलॉन माइनस जे माइनस प्लस एप्सिलॉन ई बी, और ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस। ठीक है, तो जे से जे हुआ कैंसिल
और यहाँ पे एप्सिलॉन आप कॉमन ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हमने कॉमन ले लिया, ई बी माइनस जे, 1 माइनस एप्सिलॉन। तो यहाँ पे क्या है, ये वाट पर मीटर स्क्वायर। अब इसको वाट में लिखना है तो यहाँ पे एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कटेगा, तो यहाँ पे एरिया से इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये वाट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप लिख सकते हो क्यू डॉट नेट, और वो कितना आ जाएगा, ई बी माइनस जे 1 माइनस एप्सिलॉन अपॉन ए एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज आपके पास क्या है, ये वाली चीज है आपके पास सरफेस रेजिस्टेंस। ठीक है, ये क्या है, ये है आपका रेडिएशन के लिए पोटेंशियल डिफरेंस, और ये क्या है, ये है सरफेस रेजिस्टेंस। तो ये आपको याद होना चाहिए, 1 माइनस एप्सिलॉन अपॉन ए एप्सिलॉन। किसी भी सरफेस से अगर रेडिएशन हो रहा है तो उसके ऊपर क्या आएगा, उसके ऊपर यहाँ पे आएगा सरफेस रेजिस्टेंस, और सरफेस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, 1 माइनस एप्सिलॉन अपॉन ए एप्सिलॉन। तो ये क्या हो गया आपका सरफेस रेजिस्टेंस। तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसका अगर सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो वो कैसा दिखेगा, वो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये बॉडी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ये हो गया जे, ये हो गया आपका ई बी, और ये हो जाएगा 1 माइनस एप्सिलॉन ए एप्सिलॉन। ठीक है, अब आता है अगला। यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमारे पास दो सरफेस, ठीक है, और एक सरफेस इसके सामने रखी हुई है, ये वाली। अब हमने सरफेस का तो रेजिस्टेंस निकाल लिया, अब यहाँ से कोई ट्रांसफर हो रहा है J1, और इधर से हो रहा है क्या, J2। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में क्या है, बीच में गैप है, एयर है, स्पेस है, उसके कारण भी क्या होगा, उसके कारण भी रेजिस्टेंस होगा। तो ये हमारी सरफेस 1 है, ये हमारी सरफेस 2 है। तो अगर आप टोटल रेडिएशन लिविंग लिखेंगे किसके लिए, सरफेस 1 के लिए, तो आप क्या लिखेंगे, टोटल रेडिएशन लिविंग द सरफेस 1, और वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा J1 वाट पर मीटर स्क्वायर, J1 हो जाएगा। और टोटल रेडिएशन एक्सचेंज लिखेंगे, और वो कितना हो जाएगा, टोटल रेडिएशन एनर्जी लिविंग सरफेस 1 एंड स्ट्राइक सेकेंड, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास J1 F12 व्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो कितना हो जाएगा, J1 F12 वाट पर मीटर स्क्वायर, और इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, A1 J1 F12 वाट। ठीक है, सेम इसी टाइप से आप किसके लिए लिख सकते हो, बॉडी 2 के लिए। बॉडी 2 यानी कि सरफेस 2 के लिए आप क्या लिखोगे, सरफेस 2 के लिए आपके पास लिविंग कितना हो जाएगा, टोटल रेडिएशन लिविंग, और वो कितना हो जाएगा, J2 हो जाएगा। और सरफेस 2 से 1 पे जितना जाएगा वो क्या होगा, नेट, वो कितना हो जाएगा, सरफेस 2 से सरफेस 1 पे जाएगा, वो कितना आ जाएगा, A2 F21 J2। सेम इसी टाइप से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, और वो है नेट रेडिएशन हीट एक्सचेंज
वो कितना होगा, J1 A1 F12 माइनस J2 A2 F12। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, रेसिप्रोसिटी थ्योरम लगा सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे लगाया तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो A1 F12 आपने कॉमन ले लिया और यहाँ पे क्या बचा, J1 माइनस J2। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो J1 माइनस J2 अपॉन 1 अपॉन A1 F12, ऐसे लिख सकते हो। और ये 1 अपॉन A1 F12 आपका क्या है, ये है आपका स्पेस रेजिस्टेंस। ये क्या हो गया आपका स्पेस रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आपको याद रखना है 1 अपॉन A1 F12 क्या हो जाएगा आपका स्पेस रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया आपका स्पेस रेजिस्टेंस। तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने सरफेस रेजिस्टेंस भी देख लिया और हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया स्पेस रेजिस्टेंस। दोनों रेजिस्टेंस देख लिए। एक की वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस एप्सिलॉन अपॉन ए एप्सिलॉन और दूसरे की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन A1 F12 इज इक्वल्स टू स्पेस रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हम देखते हैं नेट हीट एक्सचेंज बिटवीन टू ब्लैक बॉडीज। अब है हमारे पास हीट एक्सचेंज बिटवीन टू नॉन ब्लैक बॉडी। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास कुछ कंडीशन होनी चाहिए और वो क्या है, वो है हमारी बॉडी कैसी होनी चाहिए, ओपेक बॉडी होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन है हमारे पास हमारी बॉडी कैसी होनी चाहिए, ग्रे बॉडी होनी चाहिए। और तीसरा है हमारे पास वो बॉडी हमारी डिफ्यूज बॉडी होनी चाहिए। अगर ऐसी बॉडी नहीं है तो हमारे लिए कैलकुलेशन करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए हमने क्या कर लिया, इसको अजम्पशन कर लिया कि हमारी बॉडी कैसी है, ग्रे बॉडी है, डिफ्यूज बॉडी है, ओपेक बॉडी है। तो यहाँ पे ये हमारे पास पहली बॉडी है और ये दूसरी है। फिर से इसका टेम्परेचर कुछ T1 है, इसका एरिया A1 है और यहाँ पे इमिसिविटी एप्सिलॉन 1 है, ये T2 है, ये A2 है और यहाँ पे एप्सिलॉन 2 है। तो यहाँ पे क्या है, ये है नॉन ब्लैक बॉडी 2 और ये है आपकी नॉन ब्लैक बॉडी 1। और आपको पता है हमने क्या माना, T1 ग्रेटर देन है क्या T2 से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर आपको क्या लिखना है, नेट रेडिएशन हीट एक्सचेंज लिखना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस काउंट करने होंगे। रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका सरफेस रेजिस्टेंस यानी कि पहला रेजिस्टेंस ये। फिर दोनों के बीच में क्या है, स्पेस है, तो स्पेस का रेजिस्टेंस आएगा। और फिर उसके बाद क्या है, इसकी सरफेस यानी कि हमारे पास ये 3 नंबर का क्या आएगा, रेजिस्टेंस आएगा। तो तीनों को आप लिख सकते हैं आराम से। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, सरफेस रेजिस्टेंस, फिर हमारे पास आएगा बीच का स्पेस रेजिस्टेंस और फिर बॉडी नंबर 2 का सरफेस रेजिस्टेंस। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो EB1, ये हो गया आपका J1, ये हो गया आपका J2 और ये क्या हो गया EB2। ठीक है, और यहाँ पे सरफेस रेजिस्टेंस R सरफेस 1, ये हो गया R स्पेस और ये क्या हो गया R सरफेस, तीनों लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से Q डॉट नेट लिखोगे तो Q डॉट नेट क्या आएगा, वो आएगा EB1 माइनस EB2 अपॉन आपको क्या लिखना है, टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस लिखना है तो सरफेस के लिए क्या होगा 1 माइनस एप्सिलॉन 1 अपॉन ए एप्सिलॉन 1 प्लस स्पेस के लिए क्या होगा 1 अपॉन A1 F12 प्लस 1 माइनस एप्सिलॉन 2 अपॉन ए एप्सिलॉन 2 और यहाँ पे A क्या होगा A2, यहाँ पे एरिया होगा A1।
ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमने क्या ले लिया, हमने कॉमन ले लिया नीचे से 1/A1, तो ये क्या बना, EB1 माइनस EB2 बना, अपॉन यहाँ पे हमने 1/A1 कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा, 1 माइनस एप्सिलॉन 1, ये बचा एप्सिलॉन 1 प्लस 1/F12, और यहाँ पे हमारे पास A1 है नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, A2 एप्सिलॉन 2, और A1 A2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला बाहर कॉमन आ गया और यहाँ पे नया मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बन गया, A1 EB2 EB1 माइनस EB2, और यहाँ पे नीचे 1 माइनस एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 1 प्लस 1/AF12 प्लस 1 माइनस एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 2 A1 A2। ठीक है, ये वाली टर्म है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम एक नया नाम देते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए, क्योंकि इतना बड़ा फॉर्मूला और इतनी बड़ी चीज याद करना आपको क्या होगा, बार बार लिखना ज्यादा मुश्किल होगा। तो इस टर्म को हम नाम दे देते हैं FG12, FG12 बोल देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरचेंज फैक्टर, या फिर आप बोल दो इक्विवेलेंट इमिसिविटी। ठीक है, तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, FG12, और वो क्या किसके इक्वल हो जाएगा, 1/1 माइनस एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन प्लस 1/F12 प्लस 1 माइनस एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 2 इंटू A1/8, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो इसकी जगह अगर आप ये रख दोगे तो आपके पास सिंपल इक्वेशन बन जाएगी Q डॉट की, और वो कितनी बन जाएगी, A1 FG12, और यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा बी T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर, ये सिंपल सी इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। अब आपको बार बार ये इतना बड़ा टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सा क्या लिख दो, FG12, ये कोई नई चीज नहीं है, सिर्फ इसी चीज को छोटा करने के लिए, ताकि आपको ये फॉर्मूला बड़ा ना लिखना पड़े, उसके लिए हमने एक चीज डिफाइन कर दी, जिसको हमने बोल दिया इंटरचेंज फैक्टर, और जिसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है, और ये वैल्यू हमको याद होनी चाहिए। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं इंटरचेंज फैक्टर। अब हम देखते हैं हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट केस। सबसे पहला केस है हमारे पास, अगर हमारे पास टू इनफाइनाइट क्या है, लॉन्ग पैरेलल प्लेट है। अगर दो पैरेलल प्लेट आपके पास रखी हुई हैं, तो वहां पे हीट का एक्सचेंज क्या होगा, क्या वहां पे रेजिस्टेंस होगा, वो सारी चीजें हमको निकालनी है, यानी Q डॉट नेट हमको निकालना है। दो पैरेलल प्लेट हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग हैं, और आमने सामने रखी हुई, और इनका अंदर वाला पार्ट क्या कर रहा है, रेडिएशन कर रहा है, बाहर वाला पार्ट रेडिएशन नहीं कर रहा है। ठीक है, ये हो गया T1 एप्सिलॉन 1, ये हो गया T2 एप्सिलॉन 2, ये बॉडी नंबर 2 है, ये बॉडी नंबर 1 है, और T1 आपका क्या है, ग्रेटर देन है T2 से। ठीक है, तो यहां से आप क्या लिखेंगे, यहां से आप लिखेंगे Q डॉट नेट, और वो अभी आपने लिखा है क्या, FG12 सिग्मा बी T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4। तो यहां से अगर आपको पास A1 है, आपके पास सिग्मा बी है, T1 है, T2 है, आपके पास आपको क्या निकालना है, FG12, और FG12 की वैल्यू कितनी है, अब तक आपको याद हो जानी चाहिए, 1 माइनस एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 1 प्लस 1/F12 प्लस
1 माइनस एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 2 A1 A2। ठीक है, अब मेरे पास एप्सिलॉन 1 भी है, एप्सिलॉन 2 भी है, F12 नहीं है और मेरे को A1 बाई A2 का रेशियो चाहिए। तो F12 कितना हो जाएगा, यहाँ पे दोनों क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो जो यहाँ से निकलेगा वो पूरा किस पे जाएगा, वो पूरा का पूरा इस पे जाएगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा इस पे जाएगा, मतलब F12 कितना हो गया, 1 हो गया। और A1 बाई A2 भी क्या है, दोनों इनफाइनाइटली लॉन्ग है, यानी दोनों का एरिया इक्वल है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखोगे, FG12 और वो कितना आ गया, 1 अपॉन एप्सिलॉन 1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 और माइनस 1। कैसे आया, ये इसके नीचे डिवाइड में गया 1 बाई एप्सिलॉन 1, ये दोनों क्या हुए, ये दोनों क्या हुए, कैंसिल हो गए। यहाँ पे 1 आया तो ये 1 हुआ, ये 1 बाई एप्सिलॉन 2 और ये एप्सिलॉन 2 से एप्सिलॉन 2 कटा -1, A1 बाई A2 आपका पहले ही 1 हो चुका, तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गए और यहाँ से आपके पास निकल के आया 1 अपॉन एप्सिलॉन 1 प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 माइनस 1। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या हो गया, टू इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल प्लेट के लिए Fg12 हो गया। अब आप Fg12 की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ जाएगी, उस वैल्यू को आप यहाँ पे रखो, आपके पास क्या आ जाएगा, Q डॉट नेट। ठीक है, सेम टाइप से आप किसके लिए देख सकते हो, अगर आपके पास क्या है, टू कॉन्सेंट्रिक इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर, अगर आपके पास क्या है, दो इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर हैं, तो आप ये चीज लगा सकते हो। जैसे मान लीजिए कि एक सिलेंडर ये है आपके पास, ठीक है, और दूसरा सिलेंडर ये है, तो इसके अंदर वाली सरफेस क्या कर रही है, रेडिएशन कर रही है, और जो अंदर वाला है उसकी बाहर वाली सरफेस क्या कर रही है, रेडिएशन कर रही है। और इसका आपके पास रेडियस है R1 और इसका रेडियस है आपके पास R2। ठीक है, और इसका टेम्परेचर T1 है, एप्सिलॉन 1 है, ये T2 है, ये एप्सिलॉन 2 है, और T1 क्या है, ग्रेटर देन है T2 से। तो यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से आप Q डॉट नेट फिर से वही लिखोगे, Q डॉट नेट एक बार दोबारा लिखो ताकि आपको याद हो जाए, A1 Fg12 सिग्मा बी T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1 आपको पता है, सिग्मा बी पता है, T1 पता है, T2 पता है, Fg12 क्या बन जाएगा, Fg12 बन जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 प्लस 1 अपॉन F12 प्लस 1 माइनस एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 2 A1 A2। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, F12 अगर आप लिखेंगे तो F12 क्या होगा, यहाँ से जो निकलेगा वो पूरा इस पे जाएगा क्योंकि इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो ये 1 हो जाएगा। और A1 बाई A2 क्या हो जाएगा, A1 बाई A2 हो जाएगा A1 फॉर 2 पाई R1L अपॉन 2 पाई R2L। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, L से L कैंसिल, L इनफाइनाइट है, तो R1 अपॉन। ठीक है, तो ये रखो यहाँ पे, ये क्या बन जाएगा, Fg12 इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस में क्या आ जाएगा, 1 माइनस एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 2 R1 डिवाइड बाई R2। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, आपके पास सिर्फ बचा 1 अपॉन एप्सिलॉन 1
प्लस 1 माइनस एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 2 R1 डिवाइड बाई R2। ठीक है, तो ये आपके पास Fg12 आ गया। यहाँ से आप वैल्यू, सारी वैल्यू आपके पास हैं, पुट करो, यहाँ पे रखो, आपके पास क्या आ जाएगा, Q डॉट नेट। तीसरी कंडीशन है और वो है टू कॉन्सेंट्रिक स्पेयर। तो यहाँ पे कोई नया चेंज नहीं आएगा, सिर्फ एक छोटा सा चेंज आएगा। ये आपके पास इनर स्पेयर है, ये आपके पास आउटर स्पेयर है, ये R1 है और ये आपका R2 है। इसका इनर सरफेस आपके पास क्या कर रहा है, रेडिएशन, और इसका आउटर सरफेस रेडिएशन कर रहा है। तो यहाँ पे Q डॉट नेट आप क्या लिख सकते हैं, Q डॉट नेट आप लिख सकते हैं वही आपके पास A1 Fg12 सिग्मा बी T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4। और यहाँ पे Fg12 चाहिए तो सिर्फ एक छोटा सा बदलाव आएगा, वो किसमें, A1 अपॉन A2 में। A1 अपॉन A2 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 पाई R2 स्क्वायर R1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई R2 का स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल और यहाँ पे क्या आ जाएगा, R1 स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो चेंज आएगा वो बाकी सब सेम रहेगा, सिलेंडर जैसा। यहाँ पे बन जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन 1 प्लस 1 माइनस एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 1, और ये बन जाएगा R1 बाई R2 का स्क्वायर। यानी कि क्या है, सेम सिलेंडर वाला फॉर्मूला है, सिर्फ R1 बाई R2 पे क्या लग जाएगा, आपके पास स्क्वायर लग जाएगा। और F12 कितना आ जाएगा, वो 1 ही होगा, क्योंकि ये इनर के अंदर स्पेयर है, तो सारा का सारा जो रेडिएशन है वो कहाँ पे जाएगा, आउटर पे जाएगा। अगला केस इंपॉर्टेंट है, ये देखो, ये है हमारे पास स्मॉल बॉडी इन लार्ज इनक्लोजर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है एक बॉडी रखी हुई है जो काफी स्मॉल है, और किसके अंदर रखी हुई है, बहुत बड़ी इनक्लोजर के अंदर। ठीक है, इसकी एमिसिविटी एप्सिलॉन 1, टेम्परेचर T1, एरिया A1, इसका एरिया A2, टेम्परेचर T2, एप्सिलॉन 2, T1 ग्रेटर है T2 से, वही सारी चीजें सेम है। तो यहाँ पे अगर Q डॉट नेट लिखोगे तो वही इक्वेशन आएगी। मैं सीधा Fg12 से लिखना चालू करूंगा, क्योंकि मैंने काफी बार वो फॉर्मूला लिख दिया है, आपको याद हो गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 1 प्लस 1 अपॉन AF12 प्लस 1 माइनस एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 2 A1 बाई A2, ये बन गया। तो यहाँ से F12 तो क्या हो जाएगा, F12 तो आपका 1 ही हो जाएगा, क्योंकि ये इसके अंदर है, तो सारा रेडिएशन जो जाएगा वो कहाँ पे जाएगा, बाहर की साइड पे जाएगा। लेकिन A1 क्या है, A1 बाई A2, A1 बहुत छोटा है, A2 बहुत बड़ा है, तो ये वैल्यू क्या आएगी, बहुत छोटी आएगी, यानी लेस देन लेस देन लेस देन 1 आएगी, और लेस देन लेस देन लेस देन 1 आएगी। तो इस क्वांटिटी को आप क्या मान सकते हो, लगभग 0 मान सकते हो। क्यों, क्योंकि इसको अब अगर आप 0.00001 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई इसका फायदा है नहीं। ठीक है, तो ये प्लस में है तो इसका कोई फायदा नहीं है, तो ये काफी छोटा है। तो यहाँ पे क्या बन गया, Fg12, और ये बन गया 1 अपॉन एप्सिलॉन 1 माइनस 1 प्लस 1 और प्लस 0। तो यहाँ से क्या बन गया, यहाँ से बन गया एप्सिलॉन 1। तो जो सबसे छोटा आपका Fg12 आया है वो किसके लिए आया है, वो आया है लार्ज इनक्लोजर के लिए, और वो कितना है, वो है एप्सिलॉन 1। तो यहाँ से आप Q डॉट क्या लिख सकते हो, Q डॉट नेट आप डायरेक्ट लिख सकते हो, और वो क्या हो जाएगा, A1 एप्सिलॉन 1 सिग्मा बी T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4। ठीक है, ये हो गया। अब है लास्ट एंड फाइनल केस, जो है नेट रेडिएशन
हीट एक्सचेंज बिटवीन टू स्मॉल बॉडीज। ये दो हमारे पास क्या है, स्मॉल बॉडी है, ये 1 है, ये 2 है, और यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, h डिस्टेंस है, इसका टेम्परेचर T2 है, एप्सिलॉन 2 है, ये T1 है, ये एप्सिलॉन 1 है, और जैसा कि T1 आपका क्या है, ग्रेटर देन T2 है। और h यहाँ पे क्या है, h यहाँ पे वेरी लार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, रेडिएशन इमिटेड बाय बॉडी 1 क्या हो जाएगा, अगर आप लिखेंगे रेडिएशन इमिटेड बाय बॉडी 1, और वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा A1 एप्सिलॉन 1, ये आप काफी बार लिख चुके हैं, सिग्मा बी T1 की पावर 4। ठीक है, और रेडिएशन इमिटेड बाय सरफेस 2 क्या हो जाएगा, या फिर लिखें बाय बॉडी 1 और स्ट्राइक किस पे, बॉडी 2 पे, क्योंकि मेन मुद्दा तो वही है अपना। तो ये क्या हो जाएगा, किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, व्यू फैक्टर से, सिग्मा बी एप्सिलॉन 1 T1 की पावर 4। ठीक है, अब है हमारे पास सेम चीज आप किसके लिए लिखोगे, बॉडी 2 के लिए, लेकिन उससे पहले हमारे पास क्या होगा, अगर यहाँ से हीट का ट्रांसफर हो रहा है तो यहाँ पे ट्रांसफर होगा तो ये वाली बॉडी इसको कुछ एब्जॉर्ब भी करेगी, तो उसके लिए अगर आप लिखोगे तो रेडिएशन एनर्जी इमिटेड बाय बॉडी 1 एब्जॉर्ब बाय बॉडी 2, और वो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन 1 A1 F12 सिग्मा बी T1 की पावर 4। ये क्या हो रहा है, इतना इमिट हो रहा है, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, एब्जॉर्बिविटी से, तो क्या हो जाएगा, आपका एब्जॉर्ब किया हुआ आ जाएगा। तो हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, एब्जॉर्बिविटी से, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, रेडिएशन एनर्जी इमिटेड बाय बॉडी 1 एंड एब्जॉर्ब बाय बॉडी 2, वो कितना आ जाएगा, वो हम किरचॉफ लॉ से क्या लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू एप्सिलॉन, तो यहाँ पे एप्सिलॉन कौन सा लेंगे, एप्सिलॉन 2 का, क्योंकि एप्सिलॉन 2 एब्जॉर्ब कर रही है, तो यहाँ पे इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इसी चीज को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 A1 F12 सिग्मा बी T1 की पावर 4, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, सेम आप किसके लिए लिख सकते हो, बॉडी 2 से आएगा, बॉडी 2 से आके यहाँ पे भी एब्जॉर्ब होगा, उसके लिए आप लिख सकते हो, तो वो क्या लिखोगे, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 A1 A2 F21 सिग्मा बी T2 की पावर 4, ये लिख सकते हो। तो नेट क्या हो जाएगा, Q डॉट नेट हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 A1 F12 सिग्मा बी T1 की पावर 4 माइनस एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 A2 F21 सिग्मा बी T2 की पावर 4, और यहाँ पे इन दोनों के अंदर आप क्या लगा सकते हो, रेसिप्रोसिटी थ्योरम, वहां से क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 A1 F12 सिग्मा बी T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली चीज आप लिख सकते हो। तो ये हुआ हमारा सारा चीज किसका, टोटल रेडिएशन ट्रांसफर का। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा नेट हीट एक्सचेंज बिटवीन टू ब्लैक बॉडीज, वहां से हमारे पास क्या आया, क्यू नेट A1 F12 सिग्मा बी T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो आपको एप्सिलॉन वाली टर्म लिखी हुई है, यहाँ पे इसको अगर आप ऐसा लिखेंगे F12 सिग्मा बी T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4 और एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2, जैसा कि अभी हमने लिखा है लास्ट टाइम, तो एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 यहाँ पे लिखेंगे
तो इसके लिए ε1 और ε2 की वैल्यू कितनी होती है ब्लैक बॉडी के लिए? 1 होती है। तो ये यहाँ से क्या हो गए, 1 हो गए, इसलिए हमारे पास सिर्फ इतना बचा, बाकी लिखा वही हुआ है जो आप कुछ लोग क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे तो लिखा नहीं हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है, सेम चीजें हैं दोनों जगह। यहाँ पे उसकी वैल्यू कितनी हो गई है, इसकी वैल्यू 1 हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू नेट हमने लिखा A1 F1 टू सिग्मा बी T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4। फिर हमने क्या देखा, इरेडिएशन। इरेडिएशन क्या होता है, टोटल रेडिएशन एनर्जी इंसिडेंट, और रेडियोसिटी क्या होता है, टोटल रेडिएशन एनर्जी लिविंग। फिर हमने क्या देखा, सरफेस रेजिस्टेंस 1 अपॉन एप्सिलॉन अपॉन ए एप्सिलॉन। फिर हमने देखा स्पेस रेजिस्टेंस जो कितना होता है 1 अपॉन A1 F12। फिर हमने क्या देखा, रेडिएशन हीट एक्सचेंज बिटवीन टू नॉन ब्लैक बॉडीज। तो नॉन ब्लैक बॉडीज के अंदर आपको निकालना है, 2 हो चाहे 4 हो चाहे 10 हो, आपको क्या लिखते जाना है, ऐसा रेजिस्टेंस डायग्राम बना लेना है, जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। हमेशा आपको रटना नहीं है कि यही वाला रेजिस्टेंस होगा, नहीं। यहाँ पे अगर ज्यादा बॉडी होंगी, अगर 3 बॉडी है मान लीजिए, तो यहाँ से इसके बीच में भी रेजिस्टेंस होगा और इसके बीच में भी, फिर आपका अलग चीज बन जाएगा। तो इसको रट मत लेना, ये एक मेथड है। आपको अगर 2 ब्लैक बॉडी हैं तब आपके पास, 2 नॉन ब्लैक बॉडी हैं तब आपके पास Fg12 इतना होगा, वरना इंटरचेंज फैक्टर की वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, जितने भी आपके पास केसेस होंगे उस हिसाब से। आ रही है बात समझ में? यहाँ पे सिर्फ 2 बॉडी थी, अगर 3 हो जाए, जैसे मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो यहाँ से रेडिएशन जाएगा, यहाँ से यहाँ पे भी जाएगा और यहाँ से यहाँ पे भी जाएगा, तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लेकिन मैंने एक आइडियल केस जो ज्यादा पूछा जाता है ताकि आपको समझ आए, उसके लिए मैंने 2 का केस यहाँ पे लिया है। ठीक है, यहाँ पे 3 भी बॉडी हो सकती है, 4 भी बॉडी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। फिर आता है हमारे पास, हमने इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल प्लेट के लिए देखा, फिर हमने कॉन्सेंट्रिक लॉन्ग सिलेंडर के लिए देखा, फिर 2 कॉन्सेंट्रिक स्पेयर के लिए देखा, और फिर हमने देखा स्मॉल बॉडी इन लार्ज इनक्लोजर एंड रेडिएशन हीट एक्सचेंज बिटवीन 2 स्मॉल बॉडी। ठीक है, अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन में हमको क्या बोला है, हमको बोला है हमारे पास क्या है, एक हेमीस्फेरिकल फर्नेस है, जिसके अंदर हमारे पास रूफ का हमको टेम्परेचर और इमिसिविटी दिया हुआ है, और फ्लोर का दिया हुआ है। हमको क्या पूछा है, फाइंड द नेट रेडिएशन हीट एक्सचेंज बिटवीन फ्लोर एंड रूफ। फ्लोर एंड रूफ के बीच में हमको क्या पूछा है, नेट रेडिएशन हीट एक्सचेंज पूछा है। तो यहाँ पे आपको क्यू डॉट नेट का फॉर्मूला पता है, और वो आप क्या लगाओगे, A1 F1G सॉरी Fg12 सिग्मा बी T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4, ये लगा दोगे। तो Fg12 आपको चाहिए, बाकी सब चीजें आपके पास हैं, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस ε1 अपॉन ε1, क्योंकि यहाँ पे 2 ही सरफेस हैं इसलिए आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। 3 सरफेस होंगी तो आप Fg1 का ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ध्यान रखना, 2 से ज्यादा सरफेस होते ही Fg12 का ये फॉर्मूला आप नहीं लगा सकेंगे। उसके लिए क्या करेंगे वो अभी हम देखेंगे। तो ये लिख दिया। अब यहाँ से F12 निकालो, F11 प्लस F12, वो आप क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। F11 और F12 आप क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। और यहाँ से आप एक चीज और लिख सकते हैं, A1 F12 प्लस A2 सॉरी इक्वल टू A2 F21, ये लिख सकते हैं। तो हमको A1 A2 भी चाहिए, A1 A2 इसके लिए भी चाहिए, तो A1 बाई A2 आप क्या लिखोगे, A1 कितना है, A1 आपका सर्किल जैसा है, तो सर्किल जैसा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा A1 ये है 1, तो यहाँ पे हाफ सर्किल
सॉरी हाफ स्क्वायर है, तो पूरे का 4 पाई आर स्क्वायर होता है, हाफ का क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन A2 का क्या हो जाएगा, A2 क्या सर्किल जैसा है, तो ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, ये बन जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक सेकेंड, यहाँ से कुछ चीज नहीं आएगी, आप क्या लिखो F22 प्लस F21, वो कितना हो जाता है, वो भी 1 होगा। तो F22 कितना होगा, 2 से 2 पे गिरेगा क्या, 2 से 2 क्या फ्लैट प्लेट है, फ्लैट प्लेट के लिए हमने क्या देखा था, फ्लैट प्लेट के लिए 0 होता है। तो F21 कितना हो गया, F21 हो गया आपके पास 1। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है नेट रेडिएशन हीट एक्सचेंज फ्लोर एंड रूफ का। तो आपको F12 चाहिए, तो F21 है तो A1 F12 इज इक्वल टू A2, F21 कितना हो गया 1 हो गया, तो F12 कितना हो जाएगा A2 बाई A1, और A2 बाई A1 कितना है 1/2, तो यहाँ से F12 कितना आ जाएगा 0.5। अब कुछ लोगों ने पहले क्या कर लिया था, यहाँ पे देख देख के रट लिया था, यहाँ पे देख देख के रट लिया था कि हर जगह F12 1 ही आएगा, हर जगह F12 1 ही आएगा, हर जगह F12 1 ही आएगा। तो वो वाली सीन नहीं है, आपको चेक करना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट 1 मत रख देना, क्योंकि यहाँ पे देखो F12 की वैल्यू क्या आ गई 0.5। F12 की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, आपको क्या करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से निकालना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको शुरू में बोला था कि आपको व्यू फैक्टर का पूरा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अगर आपको व्यू फैक्टर नहीं निकालना आता, आप नेट रेडिएशन हीट एक्सचेंज कभी नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो ये हुआ F12। अब यहाँ पे रख दो, तो Fg12 क्या आ जाएगा, Fg12 आ जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन 1 कितना था, एप्सिलॉन 1 था 0.8 डिवाइड बाई 0.8 प्लस यहाँ पे F12 कितना है, F12 0.5 है, तो 1 डिवाइड बाई 0.5 प्लस 1 माइनस एप्सिलॉन 2 कितना है 0.3 अपॉन 0.3, और A1 बाई A2 कितना है, वो है आपका 2। तो यहाँ से करोगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन ये 0.2 डिवाइड बाई 0.8, 1/4 तो 0.25 प्लस ये बचा 2, ये कितना हुआ 0.7 डिवाइड बाई 0.3, 7/3 14, 14/3 कितना होता है 14/3 4.18 ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आप कैल्सी में डाल लो, कैल्सी में डालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, और वो कितनी होगी, सोल्व करो इसको, 0.25 प्लस 2 प्लस 4.66, वो आ जाता है आपके पास 0.144। ये सिर्फ आपके पास Fg12 की वैल्यू आई है। इसको रखो किसमें, Q.net में, Q.net में रखोगे तो वहां पे क्या था A1 Fg12 सिग्मा बी T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4, तो यहाँ से लिखो क्या A1 कितना है 2 पाई आर स्क्वायर, ध्यान रखना A1 कितना है 2 पाई आर स्क्वायर है, तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर कितना था R1 था, Fg 1.144 इंटू सिग्मा वी 5.67, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ये कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू 5.67 इंटू 10⁻⁻8 आपको याद होनी चाहिए। टेम्परेचर T1 कितना दे रखा है 800 की पावर 4, और T2 कितना दे रखा है 300 की पावर 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको करो तो आपके पास आएगा 300 की पावर 4 और इंटू 5.67 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 0.144 इंटू 2 इंटू 3.14, और वो आपके पास आ जाएगा 20.6 के आसपास, 58 के आसपास किलोवाट। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। कैसे आया, एक चीज और ध्यान में रखना, वो चीज क्या है
कई बार जैसे आपको क्या पूछा है, आपको लिख देगा ये 1 है और ये 2 है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा फाइंड द नेट रेडिएशन हीट एक्सचेंज बाई कहां से कहां तक, यहाँ से फ्लोर से लेके वहां पे नाम दे देगा, कहां से, फ्लोर से रूफ पे। तो वहां पे फ्लोर क्या बन जाएगा, आपका 1 बन जाएगा, लिखा हुआ रहेगा यहाँ पे 1 और 2, और डाटा क्या रहेगा, उल्टा रहेगा। तो नहीं समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, लिखा ऐसा हुआ है, लेकिन पूछा क्या है, पूछा है यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए। तो फॉर्मूले में जो 1 है वो क्या यहाँ पे बन जाएगा 2, और जो 2 है वो क्या बन जाएगा 1। आ रही है बात समझ में? यानी कि आपको दिखेगा कुछ और पूछेगा कुछ और, तो ये रट मत लेना चीजें, आपको समझना है कि एप्सिलॉन 1 क्या है। एप्सिलॉन 1 है जिस बॉडी से क्या हो रहा है, रेडिएशन निकल रहा है, और एप्सिलॉन 2 जिस पे जा रहा है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब एक केस और आता है जो मैंने आपको बोला था, वो क्या बोला था कि अगर आपके पास 2 से ज्यादा बॉडी हो गई तो तब आप क्या करेंगे। जैसे मान लो मेरे पास ये बॉडी हो गई, ये हो गई और ये हो गई, ये तीनों कर्व्ड हैं। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ये इतनी देर जो भी हम कहानी पढ़ रहे थे वो किसके लिए थी, 2 बॉडी के लिए। अब हमारे पास जैसे ये है, ये है, अच्छा नहीं बन रहा है, ये है। तो यहाँ पे ये है 1 सरफेस, ये है 2 सरफेस, ये है 3 सरफेस। तो यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन 3 T3 A3, एप्सिलॉन 1 A1 T1, और ये क्या है एप्सिलॉन 2 A2 और T2, ठीक है। और इनर सरफेस क्या कर रही है, रेडिएशन कर रही है, बाहर वाली सरफेस रेडिएशन नहीं कर रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो Fg12 की वैल्यू थी, वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, फेल हो जाएंगी। यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा, वो बनेगा 1 से रेडिएशन कहाँ पे जाएगा, 3 पे जाएगा, और 1 से रेडिएशन कहाँ पे जाएगा, 2 पे जाएगा। सबसे पहले तो हमारे पास केस कितने बन सकते हैं, 1 से कहाँ पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 1 से कहाँ पे जाएगा, 2 पे जाएगा, ठीक है। फिर 2 से कहाँ पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 2 से 1 पे जाए, 1 से 2 पे जाए, वो एक ही चीज है। और 3 से 1 पे जाएगा, 3 से 2 पे जाएगा, ऐसे बनेगा। तो अगर आप लिखेंगे 2 से 3, 2 से 1, और 3 से 1, 3 से 2, ऐसे जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास हम देखते हैं कि हमारा जो रेडिएशन है वो कहाँ से जाएगा, वो 1 से जाएगा, और 1 से जाएगा तो सबसे पहले कौन सा रेजिस्टेंस आएगा, सरफेस रेजिस्टेंस। तो ये वाला रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया, सरफेस रेजिस्टेंस, जिसको हमने R1 नाम दे दिया। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 1। आई बात समझ में, ये वैल्यू हो जाएगी इसकी। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर R 1 से 2 पे जा रहा है, तो 1 से 2 पे जाएगा, तो 1 और 2 के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस आएगा, स्पेस रेजिस्टेंस। पहले 1 और 2 को देखो, तो कौन सा रेजिस्टेंस आएगा, वो आएगा स्पेस रेजिस्टेंस। किस पे जा रहे हैं हम, 2 पे जा रहे हैं, तो 2 पे जा रहे हैं, तो R12 के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस आएगा, स्पेस रेजिस्टेंस, जिसको हम लिख देते हैं 1 अपॉन A1 F12, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे बन गया J1 नोड, और यहाँ पे क्या बन गया, J2, 2 पे आ गए, ठीक है। अगर हमको कहाँ पे जाना होता, हमको जाना होता 3 पे, हमको 3 पे, 1 से हम 2 पे भी जा सकते थे, हम 3 पे भी जा सकते थे। तो 3 पे जाने पे भी हमारे पास क्या आया, यहाँ पे हमारे पास एक और रेजिस्टेंस आया, वो भी क्या होगा, स्पेस रेजिस्टेंस।
और वो हम यहाँ से यहाँ पे आ गए और उसको नाम दे दिया R13 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/A1F13। ठीक है। फिर J2, 2 से हमारे पास फिर दो रास्ते हैं। 2 से हम कहाँ पे जा सकते हैं 3 पे जा सकते हैं और 2 से हमारे पास 1 पे जा सकते हैं। तो 2 से हमारे पास दो रास्ते थे, तो दो रास्तों में एक तो हम कहाँ पे आ सकते हैं, एक तो हम आ सकते हैं 3 पे। 1 पे हम ऑलरेडी जा चुके हैं क्योंकि 1 से अभी आए हैं, और एक हमारे पास क्या हो जाएगा 2 का सरफेस रेजिस्टेंस। ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत? और एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 3 पे अपना सरफेस रेजिस्टेंस। 3 बेचारा कहीं नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि वो पहले ही सबसे जाके आ चुका है। ये चीज किसको समझ में नहीं आई बताओ मेरे को। क्या हुआ, सबसे पहले ध्यान से सुनो, एक बार दोबारा देखो। मुझे पता है चीज थोड़ी हार्ड है, आपको पहली बार में समझ नहीं आएगी। हमारे पास क्या था, ये सरफेस थी, ये सरफेस थी, ये सरफेस थी। ठीक है। अभी इस चीज को ऐसे समझो, सरफेस से मत समझो। यहाँ पे ऐसे देखो, यहाँ पे क्या था, एक विलेज था, एक विलेज यहाँ पे था और एक विलेज यहाँ पे था। 3 विलेज थे, ये 1 था, ये 2 विलेज था, ये 3rd विलेज था। अब यहाँ से यहाँ पे जाने का एक रास्ता है, विलेज 1 से 2 पे जाने का एक रास्ता है, विलेज 1 से 3 पे जाने का एक रास्ता है और 3 से 2 पे जाने का एक रास्ता है। ऐसे 3 रास्ते हैं। अब आप क्या करोगे, आपको 1 से किसी भी शहर में जाना है, किसी भी शहर में जाना है तो आप क्या करोगे, इस रास्ते से आओगे, इस रास्ते से आए 2 पे आ गए। आपके पास दूसरा शहर आपको जाना है तो यहाँ पे इस रास्ते से आप आ गए। अब यहाँ से आपको बोले कि 1 से 2 पे जाने का रास्ता कौन सा है, तब आप बोलोगे ये वाला रास्ता है, ये वाला रास्ता है। लेकिन आपको ये बोले 2 से 1 पे जाने का रास्ता, तो भी आप यही रास्ता बताओगे, यानी कि दोनों रास्ते क्या हैं, सेम है। वैसे ही आपको 1 से 3 पे आने पे बोले तो आप क्या बोलोगे, ये वाला रास्ता है। और आपको बोले 3 से 1 पे जाने का रास्ता कौन सा है, तब भी आप यही रास्ता बताओगे। सेम ऐसे ही अगर आपको बोले कि हमको 2 से 3 पे जाना है तो आप बोलोगे इस रास्ते पे जाओ, और वहीं पे आपको बोले कि 3 से 2 पे जाओ, तब भी आप क्या करोगे, इसी रास्ते को बताओगे। ठीक है। वैसे ही हमने क्या किया, वैसे ही हमने किया कि हमारे पास कितने रास्ते हैं देखो, जैसे हमारे पास ये 3 विलेज थे, ठीक है। तो 1 से 2 में हम जा सकते हैं, 1 से 3 में जा सकते हैं। तो 1 से 2 में गए और 1 से 3 में गए। अब चाहे 2 से 3 में जाए, 2 से 1 में जाए या 3 से 1 में जाए, उस रास्ते से तो हम आ ही चुके हैं और हमको एक बार एक रास्ते से एक ही बार जाना है, 2 बार नहीं जाना है। फिर 2 से हमारे पास कितने रास्ते हैं, 2 से अगर हम जाएं तो 3 पे जा सकते हैं और 2 से अब हम कहीं नहीं जा सकते, यानी कि हमारे पास कितने रास्ते हैं टोटल, टोटल हमारे पास सिर्फ 3 ही रास्ते हैं। और हमने भी कितने ही रेजिस्टेंस बनाए हैं, 3 ही बनाए हैं। आ रही है बात समझ में? अगर यही चीज आपको 4 के लिए लिखने बोली जाती, जैसे मान लो कि एक विलेज ये था, एक ये था, एक ये था, एक ये था, विलेज को आप किससे रिलेट करो, सरफेस से। तो यहाँ पे क्या होता, आप 1 से 2 पे जाते, 2 से 1 से 4 पे जाते, 1 से 3 पे जाते, फिर आप 2 से 4 पे जाते और 2 से कितने पे जाते, 3 पे जाते। तो ये कितना होता, बस इतने ही होते। अब फिर आप ऐसे नहीं करते कि आप 3 से 4 पे, हाँ एक रास्ता होता 3 से 4 पे जाते, इससे ज्यादा रास्ते नहीं होते कि आप फिर से 3 से 1 पे जा रहे हो, 3 से 2 पे जा रहे हो, 3 से 4 पे जा रहे हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। आई होप कि मैंने जो समझाया वो आपको समझ में आया होगा। एक बार और कोशिश करते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास 3 सरफेस,
एक बार इसको फिर से लिखना सीखो। मैं जैसे लिखवा रहा हूँ वैसे लिखते चलो। एप्सिलॉन 2 A2 T2, ये हो गया एप्सिलॉन 1 A1 T1, एप्सिलॉन 3 T3 A3, 1 2 3। अब आप क्या करो, आपको 2 के लिए पता है, आपको 2 के लिए पता है तो एक बार थर्ड वाली सरफेस आप भूल जाओ। ये चीज तो आपको पता है, इसका सर्किट तो आपको लिखना आता है, अभी ऊपर आप लिख के आए हैं। तो आप क्या करोगे, 1 से 2 में अगर आपको लिखना है तो वहां पे आपके पास कितने रेजिस्टेंस आएंगे, 3 रेजिस्टेंस। पहला 1 का सरफेस, फिर दोनों के बीच का स्पेस, और फिर सेकंड का सरफेस। इसमें कोई दिक्कत है क्या? और यहाँ पे हमने EB1 लिखा था, यहाँ पे हमने EB2 लिखा था, यहाँ पे हमने J1 है, और यहाँ पे हमारा J2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये R1 है, यानी कि 1 का सरफेस 1 अपॉन एप्सिलॉन 1 अपॉन A एप्सिलॉन 1। ये आपका क्या था, स्पेस रेजिस्टेंस। और ये क्या है, 1 अपॉन A1 F12। 2 के लिए तो सबको लिखना आता है। ये क्या है, आपका R2 है, 1 माइनस एप्सिलॉन 2 अपॉन A एप्सिलॉन 2। ठीक है, यहाँ तक सबको लिखना आता है। अब हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास आ गई थर्ड सरफेस। थर्ड सरफेस आ गई तो इस बार हमने किसको हटा दिया, 2 वाली को हटा दिया, और ये हमारे पास क्या बन गई, एप्सिलॉन 2 A2 T2। अब यहाँ से 1 से 3 के बीच में होगा, 1 से 3 के बीच में होगा, तो अगर आप 1 से 2 के बीच में होगा, ये 1 और 3 के बीच में हो रहा था। ठीक है, ये 1 और 3 के बीच में हो रहा था। अब 1 और 2 के बीच में होगा, तो 1 और 2 के बीच में होगा तो सबसे पहले 2 ही सरफेस हैं, 2 सरफेस के लिए आपको लिखना आता है। आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे इसका सरफेस किसका, 1 का सरफेस। तो आप यहां से चलेंगे, यहाँ पे ये 1 का सरफेस लिख दिया। ठीक है, 1 का सरफेस, फिर क्या आएगा, 2 और 1 के बीच का स्पेस, तो इधर तो रास्ता बंद है, तो इधर आपने एक रास्ता बना लिया और ये क्या बना दिया, स्पेस बना दिया। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 का सरफेस। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया जेड। और ये क्या बन गया, ये बन गया आपका आर सरफेस, और आर स्पेस 1 अपॉन A1 F12। और ये क्या बन गया, आर सरफेस किसके लिए, R2 के लिए, और 1 माइनस एप्सिलॉन 2 अपॉन A एप्सिलॉन। फिर हमारे पास क्या हुआ, फिर हमारे पास 3 वापस आ गया, और इस बार कौन चला गया, इस बार 1 नहीं है, इस बार 1 नहीं है, तो आपके पास क्या होगा, 2 और 3 के बीच में क्या होगा, रेडिएशन होगा। 2 और 3 के बीच में होगा तो आप क्या लिख सकते हो, 3 का सरफेस, तो ये 3 का सरफेस हो गया। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आया, फिर हमारे पास आया इन दोनों के बीच का स्पेस, और फिर हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 2 का सरफेस। ठीक है, तो ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम बन गई। आप देखो, दोनों दिखने में थोड़ी अलग अलग दिख रही होंगी, बाकी सेम चीजें हैं। अगर इसको भी आप इधर से थोड़ा एंगल पे सीधा कर दोगे तो ये दोनों सेम चीजें हैं। आई बात समझ में? तो जिसको अगर यहाँ से डायरेक्ट समझ में नहीं आया है वो कहाँ पे जाओ, वो यहाँ पे जाओ। सबसे पहले क्या करो, 3 सरफेस थी, 1 2 3। सबसे पहले 3 को हटा दो, 1 और 2 के बीच में बनाओ। फिर 2 को हटा दो, 1 और 3 के बीच में बनाओ। फिर 1 को हटा दो, 2 और 3 के बीच में बनाओ। सारे रेजिस्टेंस अपने आप बन जाएंगे और आपको डायग्राम ऐसा दिखेगा। ना कुछ रटने का यहाँ पे जरूरत है, ना कुछ और करने का। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप नोड 1 के लिए लिखना चाहेंगे
तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका नोड 1 है, तो नोड 1 पे इनकमिंग एंड आउटकमिंग क्या होता है, बराबर होता है। तो क्या लिखोगे, इनकमिंग एंड आउटकमिंग EB1 माइनस J1, EB1 माइनस J1 अपॉन क्या होगा, 1 माइनस एप्सिलॉन 1 अपॉन A एप्सिलॉन 1 प्लस J2, टोटल सम क्या होगा, 0 होगा, J2 माइनस J1 और यहाँ पे क्या होगा, स्पेस रेजिस्टेंस 1 अपॉन A1 F12 प्लस J3, यहाँ पे क्या है, J3 है, J3 माइनस J1 और बीच में क्या आ जाएगा, स्पेस रेजिस्टेंस A1 F13 इज इक्वल टू 0। ये क्या था, ये था नोड 1। नोड 2 के लिए लिखेंगे, तो नोड 2 क्या है, नोड 2 है आपका J2, तो इनकमिंग एंड आउटकमिंग बराबर, तो क्या होगा, J2 माइनस EB2 या EB2 माइनस J2 लिखो, J1 माइनस J2 और 1 अपॉन A1 F12 प्लस J3 माइनस J2 1 अपॉन A3 F32 प्लस EB2 माइनस J2। जिस नोड के लिए लिख रहे हो उसको हमेशा माइनस में रखो, नेगेटिव पॉजिटिव अपने आप क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, सेम आप किसके लिए लिख सकते हो, नोड 3 के लिए। नोड 3 कहाँ पे है, नोड 3 ये रहा आपका, तो J3 लिखना है, तो क्या होगा, J1 माइनस J3 अपॉन स्पेस रेजिस्टेंस A1 F13 प्लस J2 माइनस J3 स्पेस रेजिस्टेंस 1 अपॉन A1 F23 प्लस क्या होगा, EB3 माइनस J3 अपॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 3 A एप्सिलॉन 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आई बात समझ में। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, सारे रेजिस्टेंस लिख सकते हो। मेन प्रॉब्लम जो सामने आती है वो इसी स्लाइड में आती है, इसी को लिखने में आती है। काफी लोग इसको लिख नहीं पाते हैं। लिखना कैसे है, अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आया तो सीधा सा सिंपल एक काम करो, जितनी भी सरफेस आपको दी हुई है उतने क्या बना लो, उतने गोले बना लो। आपको कितनी सरफेस दी हुई है, 3 सरफेस, 1 2 3 लिख लो, 1 2 3 लिख लो। अब जितने मिनिमम रास्ते हो सकते हैं उस पे जाओ। कितने हो सकते हैं, 1 से 2 पे जा सकता हूँ, 1 से 2 पे जा सकता हूँ, 1 से 3 पे जा सकता हूँ, 1 से 3 पे जा सकता हूँ, 2 से 3 पे जा सकता हूँ, 2 से 3 पे जा सकता हूँ। अब देखो, अब 2 से 1 पे नहीं जा सकता क्योंकि मैं पहले से जा चुका हूँ। 2 से मैं 3 पे नहीं जा सकता क्योंकि मैं पहले से आ चुका हूँ। 3 से 1 पे नहीं जा सकता क्योंकि पहले से आ चुका हूँ। 3 से 2 पे नहीं जा सकता, पहले से आ चुका हूँ। तो सारे रास्ते बंद हैं, सिर्फ ये 3 रास्ते मेरे पास हैं। ठीक है, तो ये 3 रास्ते हैं, तो यही 3 रेजिस्टेंस आपको लिखने हैं। सबसे पहले आपको किसके बीच में लिखना है, आपको सरफेस कंसीडर कर लेनी है 1 वाली और 2 वाली, 1 वाली और 2 वाली रेजिस्टेंस लिख लेना है। फिर 1 वाली और 3 वाली, 1 वाली और 3 वाली, और फिर 2 वाली एंड 3 वाली। ठीक है, दो दो के पेयर में आपको ले लेके सारे रेजिस्टेंस बना लेने हैं। अगर यहीं पे मेरे पास 4 सरफेस होती तो मैं क्या करता, मैं 4 गोले बना लेता, 1 2 3 4, और कितने लिख देता, 1 से 2 में जाता, ठीक है, 1 से 3 में जा सकता था, ठीक है, 1 से 4 में जा सकता था, ठीक है, 2 से 4 में जा सकता था, ठीक है, 2 से 3 में जा सकता था, ठीक है, और 3 से 4 में जा सकता था। अब बाकी और मेरे पास कोई चांस नहीं है। 2 से 1 में मैं नहीं जा सकता क्योंकि जा चुका, 2 से 4 में नहीं जा सका, जा सकता, 4 से 1 में नहीं, बाकी कोई भी रास्ता नहीं है। तो ये रास्ते होते। अब मैं क्या करता, सबको 2 2 को लेके क्या कर लेता, रेजिस्टेंस लिख लेता, क्योंकि 2 को लिखना बहुत आसान है। 2 सरफेस के लिए आप लिख सकते हैं
तीन या तीन से ज्यादा के लिए आपको क्या होती है, डिफिकल्टी होती है। इसलिए हमने क्या किया, हमने दो दो कंसीडर कर ली। पहले 1 और 2 को कंसीडर किया तो हमारे पास ब्लू वाला बना। 1 और 2 को कंसीडर किया तो ब्लू वाली लाइन बनी। फिर हमने किसको कंसीडर किया, 1 एंड 3 को कंसीडर किया तो ब्लू लाइन बनी। 1 और 2 को कंसीडर किया तो मेरे पास व्हाइट लाइन बनी। और 2 से 3 को कंसीडर किया तो कौन सा रेजिस्टेंस लाइन बना, पिंक लाइन बना। और यही मैंने बताया है 1 3 1 2 2 3, 1 3 1 2 2 3, यही तीनों मैंने यूज किया है, देख लो। और यही यहाँ पे यूज हुआ है 1 3 1 2 2 3। ठीक है, तो ये सारे रेजिस्टेंस आपके बन गए। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो मैं एक बार आपको दोबारा से समझा दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं इसके ऊपर एक नई वीडियो बना दूंगा क्योंकि ये पॉइंट हार्ड है। तो अभी अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से वीडियो देख के समझने का कोशिश करो। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको दोबारा से अलग से इसके ऊपर अच्छे से वीडियो बना के समझा दूंगा। अब क्वेश्चन में तो कुछ है नहीं हार्ड, क्वेश्चन में सब दिया होगा, ये दिया होगा, ये सब दिया रहेगा। आपको सीधा ये लगाना है, नोड 1 नोड 2 नोड 3 लगाना है। जो भी नहीं दिया रहेगा वो सब आ जाएगा। लेकिन आपको व्यू फैक्टर्स निकालने आने चाहिए। व्यू फैक्टर्स में आपकी कमांड होनी चाहिए। आ रही है बात समझ में? तो व्यू फैक्टर्स के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, व्यू फैक्टर्स आपको समझने पड़ेंगे। अगर व्यू फैक्टर्स निकाल लिए तो इन तीनों इक्वेशन से जो चीजें हमको नहीं पता है वो सारी चीजें हमारे पास आ जाएंगी। और वहां से हम क्या निकाल लेंगे, सारी चीजें निकाल लेंगे। और जो जो हमको पूछा रहेगा वो सब हम निकाल लेंगे। आई बात समझ में? वो सब हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, वरना बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो बकायदा आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं अच्छे से और डिटेल में इस चीज को आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए हंसते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो, जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।